नमस्कार। एक बच्चा जो कि अभी 2020 में ही इन्होंने जन्म लिया है, 20 नवंबर 2020 को दोपहर के 2:43। क्या इस कुंडली में कोई दोष है? कैसी हैं आने वाली दशाएं? कैसा रहेगा इनका जीवन, स्वास्थ्य के तौर पर, पढ़ाई के तौर पर, वैवाहिक जीवन के तौर पर, उन सब के बारे में हम यह चर्चा करने जा रहे हैं। ये कुंडली मीन लगन और मकर राशि की कुंडली है, यानी कि लग्न है मीन, बृहस्पति लग्न के मालिक हैं। चंद्रमा यहाँ 12 डिग्री 56 मिनट के होके मकर राशि में बैठे हुए हैं। राशि मकर राशि, राशि के स्वामी शनिदेव हैं और साथ ही साथ नक्षत्र जो है वह श्रावण नक्षत्र के प्रथम चरण में बच्चा पैदा हुआ है। यानी चंद्रमा जब मकर राशि में हो तो बच्चा मूलों में पैदा हुआ नहीं है, एक बात। दूसरा, जब चंद्रमा मकर राशि के अंदर होता है तो ये जो पाए होते हैं, कुछ लोग बाग पूछते हैं जी राशि का कौन सा पाया है? स्वर्ण पाए, सोने के पाए लेकर बच्चा पैदा हुआ है। सिर्फ 4 तरीके के पाए होते हैं, स्वर्ण, रजत, ताम्र और लोह। उनके आधार पर किसी की जिंदगी के बारे में बता देना कि ये ऐसा है, स्वर्ण पाए तो ऐसा होगा, ताम्र पाए तो ऐसा होगा, तो ये बिल्कुल गलत ज्योतिष हो जाता है। बाकी ग्रह क्या कह रहे हैं, वर्ग कुंडली क्या कह रही हैं, दशाएं क्या कह रही हैं, शुभ अशुभ योग क्या कह रहे हैं, धन योग राजयोग क्या कहते हैं, इन सब पर भी बहुत निर्भर है। ये एक बेकार का ज्योतिष कहता हूं मैं इसे। जैसे लोग बाग कह देते हैं अरे सोने के पाए तो खराब है, और तांबे के पाए तो अच्छे हैं, और चांदी के पाए तो बहुत बढ़िया हैं। ये सब बेकार की बात है। लेकिन आपने मुझसे सवाल पूछा तो मैंने बताया, क्योंकि हम जो भी चीज़ों पर वर्क करते हैं वो सब ऑथेंटिक चीज़ों पर वर्क करते हैं। शोध होती है उन चीजों पर कि आखिर ये है क्या चीज। तो ये तो हुआ एक पाया विचार, जिसका व्यक्ति विशेष के जीवन में 5% तक फर्क देखा गया है। 95% नहीं, ओनली 5%। तो राशि के बारे में बात हो गई है। कुआ पूजन के बारे में आपने मुझसे पूछा है। 11वें दिन या 21वें दिन आप कुआ पूजन करा सकते हैं। बाकी आजकल की स्थितियों पर निर्भर करता है कि कुछ लेडीज़ को सिजेरियन डिलीवरी होती हैं, और सिजेरियन डिलीवरी में वो ठीक प्रकार से उठ नहीं पाती, खड़ी नहीं हो पाती हैं, तो उसके हिसाब से आप समय बढ़ा भी सकते हैं। यानी 11वें दिन कर लीजिए, 21वें दिन कर लीजिए, 31वें दिन कर लीजिए, कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम यहाँ नहीं है। जो शुभ दिन होते हैं जैसे सोमवार है, बुधवार है, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, ये शुभ दिन होते हैं। इनमें किसी भी दिन आप कर सकते हैं। चलिए हॉरोस्कोप शुरू करते हैं। मीन लगन की कुंडली, लगन में मंगल, क्या ये व्यक्ति मांगलिक है? अगर मंगल के हिसाब से देखें तो मांगलिक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि यहाँ शास्त्र में बात होती है कि मंगल पहले, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें घर में अगर बैठेगा तो मांगलिक दोष बनाएगा। अब उसको बहुत सारी जगह संशोधन कर दिया, ऐसे हो तो कट जाएगा, वैसे हो तो कट जाएगा। दोष को काट रहे हो आप, लेकिन प्लैनेट्स कहीं नहीं जाएगा, ग्रह वहीं का वहीं रहेगा, और जब ग्रह वहां रहेगा तो वो अपना असर देगा ही देगा। तो हाँ, ये बच्चा मांगलिक है। मांगलिक के लिए मांगलिक से शादी कर सकते हैं। अगर मांगलिक नहीं भी मिलता है कोई तो भी कोई बात नहीं है, बिना मांगलिक से हो जाएगा, लेकिन कुंडली मिलान करके विवाह करना होता है, गुण मिलान करके कोई विवाह नहीं करना है। चलिए, लगन में मंगल है, नवमेश और द्वितीयेश है। भाग्य स्थान का मालिक लगन में बैठा है, व्यक्ति भाग्यशाली है। घर से, परिवार से सक्षम रहेगा, घर परिवार का उसको सहयोग मिलेगा, कुटुंब का उसको सहयोग मिलेगा, वो यहाँ साफ तौर पर दर्शित हो रहा है। धन भाव का मालिक भी, कुटुंब भाव का मालिक भी है, यानी पैसे के हिसाब से भी ये पोजीशन ठीक है। लगन में मंगल का प्रभाव व्यक्ति को एनर्जेटिक बनाता है, स्वभाव से कुछ क्रोधी और जल्दबाज किस्म का भी व्यक्ति को बनाता है। लगन के ऊपर किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव नहीं है। शनि की तीसरी दृष्टि आती है। शनि एकादशेष लाभ के मालिक जब लगन पे दृष्टि देते हैं तो पहले देखें, लाभेश का लगन पे दृष्टि देना व्यक्ति को लाभ पहुंचाएगा, लेकिन शनि का लगन पे दृष्टि देना व्यक्ति से जीवन में मेहनत कराएगा। व्यक्ति की जिंदगी में जो भी चीज़ों की प्राप्ति होंगी वो उसे कठिन परिश्रम के बाद प्राप्तियां होंगी। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा इस कुंडली में पंचमेश होके एकादश में बैठा है, जो ये कहता है कि ये कॉम्बिनेशंस
शिक्षा के द्वारा लाभ दिलाना है। ये शिक्षा का भाव, बुद्धि का भाव, ये लाभ का भाव। शिक्षा के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, अपने लॉजिक्स, अपने तर्क के द्वारा लाभ दिलाने का ये कॉम्बिनेशन है जो यहाँ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। साथ में शनि एकादशेष हो गए हैं तो ये एक अच्छा धन योग भी है, जो कि बृहस्पति भी साथ में ही है। तो बृहस्पति, शनि और चंद्र मिलकर बहुत सुंदर राजयोग और धनयोग दोनों का निर्माण कुंडली के एकादश भाव में कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि शनि अपनी जगह बेहतर है, चंद्रमा भी बेहतर है, लेकिन बृहस्पति बेहतर नहीं है। 0 डिग्री का एक प्लैनेट, सम राशि में 0 डिग्री में बैठा हुआ प्लैनेट मृतावस्था का प्लैनेट कहलाता है। मृतावस्था का मतलब यहां सीधा सीधा यह है, एक ऐसा प्लैनेट जिसको बल देना मुश्किल हो रहा है। वो चाहता है अपने जीवन में कुछ करना, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है क्योंकि उसकी डिग्री 0 है। 0 का मतलब है एक रूम है और रूम के सबसे कोने में आपको बिठा दिया गया और वहां से निकलने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे। तो 0 डिग्री का ये प्लैनेट, प्लेसमेंट अच्छी है, एकादश में है, एकादशेष के साथ है, नीच का है बृहस्पति, 0 डिग्री का करेक्ट, तो नीच भंग राजयोग भी हो रहा है, चंद्रमा भी उसके सहयोग में है। लेकिन यहाँ बृहस्पति लग्न और दशम के मालिक हुए हैं। इसका मतलब व्यक्ति को अपनी स्वयं की लाइफ बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को ठीक ठाक रखने में भी काफ़ी एफर्ट्स करने पड़ेंगे। ये इस बृहस्पति से संबंधित फल है, क्योंकि प्लेसमेंट अच्छी हुई है, जिनके साथ बैठा है वो अच्छा है, जिन कहाँ का मालिक है वो अच्छा है। लेकिन इसको कह सकते हैं कि एक बच्चा महल में पैदा हुआ, शान शौकत, धन, गाड़ी सब कुछ मिला, लेकिन जब स्वयं के बल पर कुछ करने की बात आएगी तो बड़ा टिपिकल होगा। चलिए ये बात हो गई। सूर्य केतु के बारे में बात करते हैं। नवम भाव कुंडली का भाग्य स्थान कहलाता है, तो उससे पहले वो पिता से संबंधित संबंधों को दर्शाता है। सूर्य केतु जब नवम भाव में होते हैं तो ये पिता और बच्चे के बीच में अच्छे रिश्ते को नहीं दर्शाता, यानी कि वैचारिक मतभेदता को दर्शाने का एक कॉम्बिनेशन है, और ये 6th लॉर्ड भी है। इसका मतलब ये दशा, यानी जीवन में केतु की दशा कभी आए या सूर्य की दशा कभी आए, पूरी महादशा की मैं बात कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं बच्चे के पिता से संबंध उस दौरान खराब होंगे और पिता को शारीरिक कष्ट की स्थिति भी होगी। राहु कुंडली के 3rd हाउस में है। तीसरे घर का राहु व्यक्ति को सोच समझ देता है, साहस देता है, हिम्मत देता है, कुछ करने के लिए जज्बा देने वाला ये प्लेनेट है। व्यक्ति को मन में विचार आते हैं कि हाँ मुझे अपने जीवन में कुछ करना है, उसका हिम्मत देने का प्लेनेट है राहु, जो 3rd हाउस में वेल प्लेस्ड है, बहुत अच्छी स्थिति में है। अब मैं बात करता हूं बुध और शुक्र। सबसे पहले बात करो बुध कौन है। चौथे और छठे सप्तम का मालिक अष्टम में, मकान, भूमि, जमीन, जायदाद स्वयं के बल पर बनाने में कष्ट होगा, मुश्किल से मकान बना पाता है, ऐसे कह सकते हैं। दूसरा सप्तमेश, पद प्राप्ति के लिए, सामाजिक प्रतिष्ठा बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा। अब ये प्लेनेट सप्तमेश गया अष्टम में और कारक शुक्र भी गया अष्टम में। ये प्रॉब्लम है, ये विवाह से संबंधित तकलीफ, विवाह से संबंधित देरी और परेशानी का योग है। यहाँ ये दोनों कॉम्बिनेशंस हैं, यानी विवाह का डिले कराना और वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम देना। उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है क्योंकि ये 2 ग्रह, अष्टमेश अष्टम में शुक्र आयु के लिए अच्छा है, लेकिन दोनों ही ग्रह मंगल की 8वीं और शनि की 10वीं दृष्टि से प्रभावित भी है। यानी 2 मेलेफिक्स प्लैनेट्स, 2 अशुभ ग्रह जो स्वभाव में अशुभ हैं, वो दोनों बुध शुक्र को देखते हैं, जो वैवाहिक जीवन में परेशानी, देरी और कलह उत्पन्न करने में सक्षम है। इसलिए फिर से इंडिकेशन कि मांगलिक भी हैं, कारक भी प्रॉब्लम में है, भाव का मालिक भी प्रॉब्लम में है। इसलिए आपको इनके वैवाहिक जीवन के लिए जो भी निर्णय लेने होंगे वो कुंडली मिलान से निर्णय लेने होंगे। तो वो कॉम्बिनेशंस भी यहाँ आ गया है। घर परिवार से संपत्ति मिलना, पैतृक संपत्ति मिलना, घर से सहयोग मिलना, सुख साधन मिलना, उस हिसाब से ये प्लैनेटरी पोजीशन बेहतर है। ये नवांश कुंडली है, मैरिड लाइफ के लिए देखी जाती है। इसके अंदर एक अच्छी बात नजर आई, वीनस लग्न में बैठ के लग्न सप्तम भाव को वापस देखता है अपने घर को, यानी ये प्लेनेट कोशिश करेगा आपकी मैरिड लाइफ को टूटने नहीं देगा।
बृहस्पति की दृष्टि भी यहाँ सप्तम भाव पर ही आती है। तो इसका मतलब आपका नवांश अच्छा हुआ, यानी शुरुआती प्रॉब्लम्स के साथ जीवन शुरू होगा, मैरिड लाइफ में बाद में स्थितियां बेहतर होती चली जाएंगी। अब आते हैं दशाओं पर। ये तो हॉरोस्कोप्स के प्लैनेट्स की बात आ गई, दशाओं पे आते हैं कि दशा क्या कह रही हैं। चंद्रमा की महादशा बच्चे को मिली 2 की 2028 तक चलेगी। चंद्रमा एकादशेष होके एकादश में है, किसी प्रकार का पीड़ा नहीं है, लग्न भी ठीक है, लग्नेश भी ठीक है, चंद्रमा भी ठीक है, इसका मतलब हेल्थ भी ठीक रहेगी, आयु भी ठीक रहेगी। वो इस चंद्रमा की दशा ने यहाँ दर्शा दिया है। एजुकेशन भी दिखाई देती है। चंद्रमा यहाँ शनि की राशि में, शनि के साथ प्योरली टेक्निकल एजुकेशंस का एक कॉम्बिनेशन यहाँ बनता दिखाई दे रहा है। यानी व्यक्ति अपने जीवन में अपनी शिक्षा अपनी का प्रयोग अपने कार्य जीवन में करेगा, यानी जो पढ़ाई करेगा उस पढ़ाई का से रिलेटेड काम भी करेगा। इस कुंडली में एक बात और है कि बृहस्पति यहाँ लग्नेश दशमेश है, दशमांश में भी लग्नेश दशमेश होकर 7th में, यानी व्यक्ति के जीवन में ये चीज़ें जरूर आएंगी कि वो अपना सेल्फ बिजनेस करने का बहुत प्रयास करेगा, यानी खुल के कुछ काम करना, स्वतंत्र होकर काम करना, किसी के अंडर में दब बस के काम ना करने का भी योग इस कुंडली के अंदर आता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये व्यक्ति स्वयं के बल पर जीवन में कुछ जरूर कर पाएगा। तो शादी कब होगी, कैसे होगी, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, वो मैंने आपको बताया। शादी की कौन सी तारीख है वो मैं आपको जन्मपत्र बनाऊंगा तो उसमें डिटेल में लिख दूंगा कब से कब तक दशा आ रही हैं। एजुकेशन भी ठीक दिखाई दे रही है, टेक्निकल एजुकेशन भी दिखाई दे रही है। बाकी उनसे रिलेटेड क्या फील्ड्स बनते हैं उनके बारे में भी बताऊंगा। हर ग्रह का लिखित फल आपको दूंगा कि सूर्य कहाँ है, चंद्रमा कहाँ है, वहाँ पे बैठकर वो कैसे रिजल्ट दे रहा है, उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पूरी चर्चा आपकी कुंडली के अंदर लिखित रूप में करूंगा। लेकिन अभी जो मुख्य सवाल आपके थे उनके बारे में मैंने आपको यहाँ सब बताया है कि भी क्या क्या इसके अंदर बनता है। एक बात मुझे और देखनी है, मैं अधिकतर लगन से ज़्यादा नवांश कुंडली को प्रेफर देता हूँ। अब यहाँ देखिएगा, चंद्रमा की दशा है, चंद्रमा यहाँ ठीक है। नवांश कुंडली में चंद्रमा 6th हाउस में, शनि की 3री और मंगल की 4थी दृष्टि से प्रभावित है। इसका मतलब चंद्रमा की दशा में व्यक्ति को शारीरिक कष्ट की संभावनाएं आती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि चंद्रमा नवांश में प्रॉब्लम में है। अब चंद्रमा में राहु अभी व्यक्ति को चल रहा है अगस्त 21 तक। राहु शुक्र की राशि में, शुक्र अष्टम में, मंगल शनि से प्रभावित है। उसके बाद यानी कि अभी अगस्त 21 तक का समय अगर मैं देखूं तो बच्चे का खासा ख्याल रखिए, डॉक्टरी उपचार में रखिए, क्योंकि राहु से संबंधित स्थितियां हैं तो संक्रामक रोगों से बचाइए। वायरल किसी प्रकार का कोई चल रहा है, कोई छुआछूत की बीमारी चल रही है, देश में कोरोना वायरस चल रहा है, तो ये मैंने अधिकतर अब तक बहुत केसेस में देखा है कि अगर कोई ना कोई वायरल से रिलेटेड डिजीज व्यक्ति को होती है तो उसमें कहीं ना कहीं राहु केतु संक्रामक रोग देने वाले प्लैनेट्स हैं, ये देंगे आपको संक्रामक रोग। तो ये था एक इंडिकेशंस के क्या है, क्या कर सकते हैं, उसका आपको खास ध्यान रखना होगा। डॉक्टर आज के समय में एक से एक बेहतर हैं, डॉक्टर ही सबसे ज़्यादा बेहतर ऑप्शंस होते हैं व्यक्ति के पास। बाकी मैं इनके लिए एक रेमेडी बताऊंगा सिर्फ। क्या है वो रेमेडी? इनकी मदर या फादर या दोनों लोग बच्चे को अपनी गोदी में लो, सुबह और शाम दोनों समय पे बैठो, भगवान हनुमान जी का स्मरण करो कि हे हनुमान जी महाराज मेरे बच्चे को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करो, और वहाँ पर बैठकर आप हनुमान चालीसा का पाठ करो। बच्चे को गोद में लेके हनुमान चालीसा का पाठ करो और भगवान हनुमान से प्रार्थना करो कि हमारे बच्चे को अच्छी आयु दें। ऐसा सुबह और शाम करो, जब आपका मन करे तब आप कर सकते हैं, दिन में कितनी भी बार कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हनुमान चालीसा से संबंधित स्तुति और पाठ आपको इनको गोदी में लेके करना है और लंबे समय तक कीजिएगा। जितना करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर आपके बच्चे के लिए, स्वास्थ्य के लिए ये रहेगा। बाकी डॉक्टर की देखरेख में आपको ये रखना होगा। तो ये था आपकी एक हॉरोस्कोप का एनालिसिस। बाकी मैं आपको लिखित रूप में जन्मपत्री अलग से दूंगा। नमस्कार।